नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता ही रहता है। इस सिलसिले के बीच जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य तमाम नेता मोदी सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने के आरोप लगाते रहते हैं और अति उत्साह में या कहें अति उत्तेजना में राहुल गांधी तो विश्व के सबसे पुराने शहर और सनातन आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बनारस में वहां के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को नशेड़ी तक बता देते हैं। वहीं भाजपा की तरफ से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जातिवाद को बढ़ाने, मजहबी राजनीति करने के आरोप लगाए जाते रहते हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना और पिछड़ों की उपेक्षा के मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं, इसी तरह से भाजपा जातीय विद्वेष पैदा कर हिंदू समाज में फूट डालने के आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाती रहती है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिनका जवाब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच हकीकत की धरातल पर खड़े होते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को देना चाहिए। मित्रों, ये आंकड़े मेरे या किसी व्यक्ति के निजी नहीं हैं। ये आंकड़े भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनता के सामने रखे गए हैं। अगर ये सही हैं, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये सही ही होंगे क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री ने स्वयं रखा है, तो ये ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें सुनकर जानकर प्रत्येक भारतवासी का सर गर्व से उठ जाना चाहिए। अगर ये आंकड़े विपक्ष की नजर में सही नहीं है तो विपक्ष को इसमें अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। अगर वास्तव में इस तरह के काम हो रहे हैं तो विपक्ष को बताना चाहिए कि इनमें क्या कमी है, और अगर ये काम नहीं हुए हैं या नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष को सही तस्वीर देश के सामने रखनी चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों की हवाबाजी ना इधर से होनी चाहिए और ना उधर से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष की समिट में तमाम आंकड़ों को देश के सामने रखा है। उन्होंने औसतन प्रतिदिन होने वाले कार्यों का विवरण दिया है। मोदी ने कहा है कि भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते 1 यूनिवर्सिटी खुली है, भारत में हर दिन 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं, भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है, भारत में हर सेकंड, जी हां हर सेकंड, 1 नल से जल का कनेक्शन दिया गया है, भारत में हर दिन औसतन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। मोदी ने कहा कि हमने तो हमेशा से गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे, हमारी सरकार में लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आइए सुनते हैं क्या और किस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने सब बातें कही हैं। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते 1 नई यूनिवर्सिटी खुली है, भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं, भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं, भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं, भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं, भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है, भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है, भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं, भारत में हर सेकंड 1 नल से जल का कनेक्शन दिया गया है, भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के लिए काम ना करना ही सबसे बड़ा काम था, जबकि हमने पेंडिंग चले आ रहे जरूरी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की पहल की। जो काम मोदी सरकार में किए गए
उनमें उन्होंने जब धारा 370 और राम मंदिर का नाम लिया तो लोगों ने जिस तरह से झूम कर तालियां बजाई, उससे समझा जा सकता है कि ये मुद्दे भारतीय जनमानस पर किस तरह से छाए हुए हैं। इन मुद्दों की कोई काट फिलहाल विपक्षी दलों के पास दिखाई नहीं दे रही। मित्रों, धारा 370 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि वो धारा 370 फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं तो लोग देर तक हंसते रहे। यहां प्रधानमंत्री द्वारा फिल्म का जिक्र यूं ही नहीं किया गया। मेरा मानना है, मेरा समझना है कि उन्होंने एक तरह से संदेश लोगों को दिया है कि इस फिल्म की उन्हें भी जानकारी है और लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। देखिए क्या क्या और किस अंदाज में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब बातों को। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात बहुत ही सहजता के साथ कही। इस बात का क्या जवाब कांग्रेस देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के हिंदी के ज्ञान को देखते हुए तो लगता है कि शायद उन्हें ये बात पूरी तरह समझ में भी ना आए और उनके आसपास रहने वाले वामपंथी विचारधारा के सलाहकार क्या उन्हें समझाते हैं ये भी वक्त बताएगा। लेकिन ये बात ऐसी है कि इसका जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस को जरूर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक शासन करने वाली सरकारों ने भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं किया। भारतीयों के सामर्थ्य को कम करके आंका गया, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया। वो निराशावादी लोग थे जिन्होंने लाल किले से भाषण के दौरान भारतीयों को आलसी तक कहा। देखिए क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो और बातें महत्वपूर्ण कही। ये सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप है जिसके जवाब कांग्रेस को देने चाहिए। मोदी सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है, मोदी सरकार पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है, जैसे आरोप कांग्रेस भले लगाते रहे, खूब लगाए, लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी ने कही है उनका जवाब भी पॉइंट टू पॉइंट कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी ने कहा कि घोटालों और परिवारवाद ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था, जबकि आज नीतियां तेजी से बनती हैं और निर्णय भी तेजी से लिए जाते हैं। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। पिछली सरकार में 320 बिलियन की एफडीआई आई और हमारे 10 साल में 640 बिलियन की एफडीआई आई है। मोदी ने गुड गवर्नेंस पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि वही फाइलें, वही अफसर हैं, लेकिन बड़ा बदलाव आया है। ऊंची उछाल लेने के लिए बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर देश चल रहा था उस गियर को बदला जाए। सरदार सरोवर बांध परियोजना का शिलान्यास 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 60 साल तक यह काम लटका रहा। 2017 में हमने इस काम को पूरा किया। उन्होंने बताया कि वो दशकों से अटके प्रोजेक्ट्स की लगातार समीक्षा करते हैं। पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर काम पूरे करा चुके हैं।
आइए सुनते हैं क्या क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन बातों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना 4 दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया। सरदार सरोवर योजना, उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था। 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी। साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी। इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बस बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साल 2008 में स्वीकृत किया गया। ये प्रोजेक्ट भी लटकाता रहा और 15 साल बाद 2023 में हमने इसे पूरा कराया। मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है। प्रगति के नाम से है। हर महीने मैं खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपया, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आप मुझे बताइए, जिस देश में पहले की सरकारें उस स्पीड से काम करती रही हो तो देश बिग लीप कैसे ले पाता। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उन परियोजनाओं का जिक्र किया जो कांग्रेस के शासन के दौरान लटकी रहीं और जिन्हें अब पूरा किया गया है, वहीं उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी बताए जिनका शिलान्यास कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ था, लेकिन अब उनका लोकार्पण भी कर दिया गया है। यानी मोदी सरकार में समय पर ये बड़े बड़े काम पूरे हो चुके हैं। मोदी ने बताया कि मुंबई के अटल सेतु का शिलान्यास 2017 में हुआ और कुछ समय पहले उसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत मुश्किल माना जाता था, जिसे हमने यानी मोदी सरकार ने पूरा करके दिखाया।
इसी तरह से पीएम मोदी ने नए संसद भवन और द्वारिका में सुदर्शन सेतु के निर्माण का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की जो बात मैं कहता हूं तो वो यही है मोदी की गारंटी। मोदी ने इस तरह साफ संदेश दिया कि वो पिछली सरकारों की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। मोदी हैं तो फिर मुमकिन है वाली बात करके साफ कर दिया कि पीएम मोदी जो कुछ कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा। मुंबई का अटल सेतु, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज, इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग, इसका शिलान्यास साल 2020 में किया, पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था, पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया। राजकोट एम्स का शिलान्यास 2020 में हुआ था, अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया। इसी तरह आईआईएम संबलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और साल 2024 में लोकार्पण हो गया। त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हुआ। आईआईटी भिलाई का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया। गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस काम को हमने 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया। बनारस की बनास डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ। कल ही आपने द्वारिका में सुदर्शन सेतु की शानदार तस्वीर देखी है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज देश की शान बढ़ा रहा है। इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। जब ये स्पीड होती है, तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है, जब टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब देश बिग लीप के लिए तैयार होता है। दोस्तों, इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर साफ लग रहा है कि उनकी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। मोदी ने जहां 10 साल का ब्यौरा विस्तार से दिया, वहीं अपनी वर्क कल्चर को भी सामने रखा। इन दोनों जहां विपक्ष के इंडी गठबंधन में टूट फूट होने, किसी के रूठने, किसी के मनाने की खबर सुन रहे हैं, वहीं राज्यसभा चुनाव में विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबरें भी लगातार सामने आई हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं जो अगले एक हफ्ते के कार्यों का ब्यौरा दे रहे हैं कि उन्हें अगले 7 दिनों में क्या क्या करना है। मेरा मानना है कि इसके जवाब में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी पिछले कुछ समय के और आने वाले दिनों के कार्यों का ब्यौरा देश को देना चाहिए। जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है, वहां उन्होंने पिछले 10-15 दिन में क्या किया है और अगले 10-15 दिनों में वो क्या करने वाले हैं, ये गैर भाजपाई दलों को बताना चाहिए। देखिए क्या क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण देना, एक वीक के 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, IIIT जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के
500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1,500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम हैं, एमएसएमई के कार्यक्रम हैं, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम हैं, किसानों से जुड़े कार्यक्रम हैं। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप लगा सकता है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही खास बात यह कही कि पिछली सरकारें जनता को अभाव में ही रखती थी ताकि चुनाव में थोड़ा बहुत देकर वो अपना स्वार्थ साध लें। इससे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। ऐसा करके तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया, जबकि मोदी सरकार ने तुष्टीकरण के स्थान पर संतुष्टीकरण का रास्ता चुना। आइए सुनते हैं क्या क्या बोले हैं नरेंद्र मोदी। पहले की सरकारों की एक और सोच थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था। लेकिन साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत इस स्कैरसिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टीकरण न करके देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना है। बीते 10 वर्षों में यही हमारा एक मंत्र है, यही हमारी सोच है, यही सबका साथ सबका विकास है। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। जब अभाव होता है तो करप्शन होता है, भेदभाव होता है। जब सैचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है, सद्भाव होता है। दोस्तों, एपिसोड के आखिर में मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को मोदी की इन बातों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की हवाबाजी एक अलग चीज होती है और ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों से जवाब देना एक दूसरी बात होती है। अगर विपक्षी दल पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते हैं तो इससे जनता के बीच उनकी भी साख बढ़ेगी और इससे उन्हें ही लाभ होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।